आगे बढ़ते हैं यार। हम बात कर रहे थे PYQ 2020 में एंथ्रोपोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, पेपर 1 की बात करते हैं। सेक्शन ए पूरा हो चुका है। सेक्शन बी का पार्ट 1 हमने देखा, सेक्शन बी का पार्ट 2 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या है, एक्सप्लेन हाउ वेरिएशंस इन लैंग्वेज यूजेज इज रिलेटेड टू सोशल इनइक्वालिटी। हमारे पास ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जो वेरिएशंस हैं लैंग्वेज यूजेज के अंदर, है ना, वो हमारे पास कैसे सोशल इनइक्वालिटी के साथ रिलेटेड है, ये हमसे पूछा गया है। सो हमारे आंसर को स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ये जो लैंग्वेजेस हैं, है ना, जो डिफरेंस वेरिएशंस इसमें देखने को मिलता है, ये कैसे सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, बहुत सारे वेज में। बिकॉज लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इज नॉट ओनली द टूल टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड इमोशन बट ऑल्सो एक तरह से मार्कर ऑफ आइडेंटिटी है यार, पावर है, सोशल स्टेटस है। सो इट कैन बोथ रिफ्लेक्ट व्हाट, एक तरह से सोशल इनइक्वालिटीज को बता सकता है और परपिचुएट भी कर सकता है। लैंग्वेज एज अ means of communication is not only a tool to express ideas and emotion but also a marker of identity, power and social status ना, it can reflect it can both reflect and perpetuate social inequalities. कैसे भाई, एग्जाम्पल्स की बात करें जिसमें लैंग्वेज जो है डिस्क्रिमिनेटेड सोशल इनइक्वालिटीज। हाउ लैंग्वेज इज कनेक्टेड टू सोशल इनइक्वालिटी। पहला जो डायलेक्ट्स हैं एंड जो एसेंट्स हैं, है ना, वो इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर, है ना। बिकॉज डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट सोशल क्लास में, डिफरेंट एथनिक ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल, जो एसेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं एसेंट्स लैंग्वेजेस के अंदर, एंड दिस वेरिएशन कैन बी अ सोर्स ऑफ व्हाट, है ना, प्राइड, बट कैन ऑल्सो बिकम बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट अ पर्सन स्पीकिंग विथ अ रूरल और वर्किंग क्लास accent may be perceived as less educated or less competent, leading to what? Leading to fewer opportunities in education and employment. ओके, अगर हम बात करें लैंग्वेज एंड पावर की,
जो जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप होते हैं दे ऑफन इम्पोज देयर लैंग्वेज यार, या फिर जो लिंग्विस्टिक नॉर्म्स हैं उसको दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हैं माइनॉरिटी लैंग्वेज के ऊपर, जैसे माइनॉरिटी लैंग्वेज को डीवैल्यू किया जाता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं अबाउट जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के समय जो इंग्लिश जो था एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज जो इस्टेब्लिश किया, या फिर जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया फॉर एजुकेशन, है ना। और एक तरह से जो इंग्लिश स्पीकर्स को एक तरह से सिग्निफिकेंट पावर एंड प्रिविलेज देता है ओवर दी अदर लैंग्वेजेस यार, है ना। एक तरह से लिंग्विस्टिक हायरार्की कंटिन्यू कर दी गई थी और आज भी चलता है यार यहाँ पे इस देश में, है ना। ड्यूरिंग दी British colonial period in India, English was established as the official language and the medium of instruction in education, है ना, which gives what, which gives the speakers of English significant power and privileges over those who could not speak the language। तरह से आइडेंटिटी भी कहीं कहीं पे ये एस्टैब्लिश करता है यार, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी की बात करें तो। एग्जाम्पल के तौर पे बिकॉज आप समझना ये जो लैंग्वेज है एक तरह से ग्रुप आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट मार्कर है एंड इट कैन कंट्रीब्यूट, जो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस इट कैन कंट्रीब्यूट टू वर्ड सोशल डिवीजन एंड इनक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है लाइक इंडिया की बात कर सकते हैं, जहाँ पे पीपल जो है डिफरेंट डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एंड दे मे डेवलप वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के रिगार्डिंग प्रेजुडिसेस स्टेरियोटाइप्स अगेंस्ट मतलब ईच अदर बन सकते हैं यार, लीडिंग टू वर्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। In a multilingual society like India, people belonging to different linguistic groups may develop stereotypes and prejudices against each other, leading to discrimination and social exclusion। ओके और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है भाई। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द लैंग्वेज यूजेस रिलेटेड टू सोशल इनइक्वालिटी। तो हमने देखा कि भाई वेरिएशन जो है लैंग्वेज में कैसे वो सोशल इनइक्वालिटी को एक तरह से परपिचुएट कर रहा है वो हमने देखा। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट लैंग्वेज एंड एजुकेशन का। फॉर एग्जांपल आप समझना जो एक्सेस टू एजुकेशन है एंड लिटरेसी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम लिंग्विस्टिक फैक्टर्स यार। फॉर एग्जांपल जो चिल्ड्रेन जो कि माइनॉरिटी लैंग्वेज को एक तरह से बोलते हैं, है ना, उनको एक तरह से या फिर जो नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसको बोलते हैं तो उनको फेस करना पड़ सकता है डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग क्वालिटी एजुकेशन यार।
बिकॉज जो स्कूल्स होते हैं वो डोमिनेंट लैंग्वेजेस के ऊपर चलते हैं, है ना। एंड हमारे पास मटेरियल की जो एबिलिटी है वो भी आज सबको पता है यार, इंग्लिश में मैक्सिमम मटेरियल यूपीएससी के तो मैक्सिमम मटेरियल जो है वो तो इंग्लिश में ही है। तो जो रीजनल लैंग्वेज जैसे लाइक हिंदी को तो बहुत आज तो मिल गया, लेकिन बहुत 2-3 साल पहले तो नहीं था। तो ये हमारे पास एक तरह से क्या है, लैंग्वेज एंड एजुकेशन के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ को परपिचुएट कर रहा है वो चीज़ें हैं यार, ठीक है। सो दिस लीड टू व्हाट, एक तरह से लोअर एजुकेशन अटेनमेंट या फिर परपिचुएट कर सकता है सोशल इनइक्वालिटीज को इन चिल्ड्रंस के अराउंड। जो चिल्ड्रंस यहाँ पे मतलब डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं उनके अराउंड। यहाँ पे लैंग्वेज एंड जेंडर की बात भी कर सकते हैं यार। फॉर एग्जाम्पल जो बिकॉज कुछ लैंग्वेज जो है ना, वो जेंडर टर्म्स में है यार। एन एक्सप्रेशन जो है ये एक तरह से ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे लैंग्वेज एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें, है ना, चिल्ड्रन हु स्पीक माइनॉरिटी लैंग्वेज और नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में फेस difficulties in assessing quality education as schools use dominant language as a medium. So lead to what? Lead to lower educational attainment and perpetuate social inequalities. ओके, सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएशंस हैं लैंग्वेज यूजेस में, है ना, वो हमारे पास देखने को मिल सकता है यार। एक तरह से मतलब एक तरह से जो लैंग्वेज यूजेस में जो वेरिएशंस है वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं सोशल इनइक्वालिटीज को और परपिचुएट भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस। सो कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट हम जब इन कनेक्शन को समझते हैं, है ना, तो वो हमारे पास हेल्प करता है। जो कनेक्शन है यार वेरिएशन इन लैंग्वेजेस का, है ना, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ बताया, एजुकेशन के साथ कनेक्शन, आइडेंटिटी के साथ कनेक्शन, पावर के साथ कनेक्शन, एसेंट के साथ जो मतलब एसेंट एंड डायलेक्ट जो रिलेशन है ना सोशल इनइक्वालिटी को परपेचुएट करने में, उसकी हमने बात की। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं जब हम इनको समझते हैं तो एड्रेस करने में मदद होता है जो सोशल चैलेंजेस है हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर, है ना। एंड उस तरह से कल्चर एंड सोशल डायमेंशन से समझ सकते हैं ह्यूमन डाइवर्सिटी को। Thus, understanding this concern is crucial for, जब भी प्रैक्टिस करो ना तो ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो यार, बिकॉज एग्जाम में पूरा याद नहीं आएगा, एग्जाम में कम लिखना पड़ेगा। और एग्जाम में ज़्यादा पढ़ के जाओगे मतलब ज़्यादा लिख के जाओगे तो एग्जाम में कम याद आएगा, फिर उतना ही लिख पाओगे, ठीक है। कम लिख के जाओगे तो एग्जाम में बिल्कुल याद नहीं होगा। So thus understanding the concern is crucial for addressing the challenges regarding social inequality in society, particularly when candidates are expected to analyze ये इस प्रकार से कंक्लूड नहीं करेंगे, अच्छे से कंक्लूड करते हैं, ज़रा समराइज करेंगे। सो समराइज करके कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, thus variations in language uses can both
reflect and perpetuate social inequalities in terms of access to resources, opportunities and social स्टेटस। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था यार, एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन इन द लैंग्वेज यूजेस रिलेटेड टू सोशल इनइक्वालिटीज। हमने बताया कि एक तरह से ये सोशल आइडेंटिटी, स्टेटस, आइडेंटिटी, पावर के साथ रिलेटेड है। एंड कभी कभी क्या कर सकता है, लैंग्वेज के यूसेज में जो वेरिएशंस हैं एंड एक तरह से माना कि आइडिया एंड इमोशन को एक्सप्रेस तो करता ही करता है, इसके साथ साथ कभी कभी आइडेंटिटी, पावर एंड सोशल स्टेटस को भी बताता है यार, है ना। एंड इससे क्या हो सकता है, हमारे पास सोशल इनइक्वालिटीज को दिखाया जा सकता है या फिर परपिचुएट हो सकते हैं। लाइक हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट डायलैक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट जो एक ही वेरिएशन, जो हमारे पास एक ही लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें बोली जाती हैं, है ना, बिकॉज डिफरेंट सोशल क्लास, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सोशल क्लास, डिफरेंट एथनिक ग्रुप एक डिफरेंट डायलैक्ट बोलता है यार विद इन अ लैंग्वेज। इंग्लिश का ही अलग अलग पार्ट, छत्तीसगढ़ी का अलग अलग पार्ट है, हिंदी का भी अलग अलग पार्ट है। सो उसका हमारे पास ये बता सकता है कि कोई रूरल या फिर वर्किंग क्लास, मतलब जो लोग बोलते हैं उनको माना जाता है कि ये लेस एजुकेटेड है, माना जा सकता है कि वो लेस एजुकेटेड है, लेस कॉम्पिटेंट है, जिससे उनको अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल सकती यार एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। या फिर हम बात कर सकते हैं अबाउट द लैंग्वेज एंड पावर यार, बिकॉज ड्यूरिंग व्हाट ब्रिटिश टाइम हमने देखा एग्जांपल के तौर पे, है ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो इंग्लिश था एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश था। तो लोग जो थे जो इंग्लिश बोलते थे उनको एक सिग्निफिकेंट प्रिविलेज मिलता था, और आज भी हमारे पास ये कंटिन्यू है यार, है ना। आप समझना कि जो लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी का भी एक रोल है, बिकॉज जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज होती हैं, लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के साथ एक स्टीरियोटाइप, एक पहले से धारणाएं जुड़ी हुई है यार, प्रिजुडिसेस जुड़ी हुई है हर लैंग्वेज के साथ। तो एक तरह से उसके लिए उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, सोशल एक्सक्लूजन भी हो सकता है। हमने बात की अबाउट लैंग्वेज का क्या रोल है यार इन एजुकेशन, उससे कैसे इनइक्वालिटीज परपिचुएट हो रही है। तो हमने देखा कि जो चिल्ड्रंस हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना, उनको ये मुश्किल हो जाती है यार टू एक्सेस वर्ड क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज अगर जो लैंग्वेजेस हैं स्कूल के अंदर डोमिनेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल होते हैं यार, मटेरियल्स भी डोमिनेंट लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, तो एक तरह से उनको क्या हो सकता है यार, उनका जो एजुकेशनल अटेनमेंट है वो कम हो सकता है, सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिल सकती है इसके वजह से, है ना। और भी बहुत सारी चीजें लाइक लैंग्वेज इज कनेक्टेड टू व्हाट इट इज कनेक्टेड टू, हमने बोला जेंडर बायसेस, है ना, बिकॉज वुमेन्स एंड मैन, है ना, दे सोशलाइज टू यूज लैंग्वेज डिफरेंटली, है ना। मतलब एक तरह से वुमेन आर, मतलब एक तरह से मोर पोलाइट होना चाहिए, उनको इनडायरेक्ट लैंग्वेज बोलना चाहिए, ऐसा उनको बताया जाता है। मैन असर्टिव एंड डायरेक्ट लैंग्वेज बोलना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। तो इससे पावर डायनेमिक्स को अफेक्ट कर सकता है यार मैन एंड वुमेन को, और उनको सोशली एंड प्रोफेशनली दोनों तरह से अफेक्ट कर सकता है। दोनों तरह से हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पे इनइक्वालिटीज देखने को मिल सकती है। सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि देखो जो वेरिएशन है लैंग्वेज यूसेज के अंदर, इट कैन परपेचुएट व्हाट सोशल इनइक्वालिटीज, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ व्हाट एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सोशल स्टेटस। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया रिगार्डिंग दी इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन लैंग्वेजेस लीडिंग टू सोशल इनइक्वालिटीज। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब दी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब दी बायोकल्चरल रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। हमको क्या करना है भाई, जो बायोकल्चरल रिस्पॉन्स है ना, वो बताने हैं यार टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट्स इवेंट। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट हमारे पास जो बायोकल्चरल रिस्पॉन्स है टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट, ये है क्या, इसका मतलब क्या समझते हो, द वे एक ह्यूमन अपने आप को अडेप्ट करता है कल्चरली, सोशली एंड बायोलॉजिकली, किसके साथ, बदलते वातावरण के साथ, चेंज इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू व्हाट, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से जो इन्वायरमेंट के चेंज हो रहे हैं उसमें इंसान अपने आप को कैसे ढालता है, कैसे अडेप्ट करता है कल्चरली, सोशली एंड बायोलॉजिकली, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोकल्चरल रिस्पॉन्स टू दी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट बोल रहे हैं।
एंड इसमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या क्या हैं भाई, यहाँ पे सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज हैं, कुछ माइग्रेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस में चेंजेस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज। लाइक जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स है, दे कैन लीड टू व्हाट, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो उनको दिनचर्या को एक तरह से बचा खुचा में जुगाड़ा करने की मतलब मजबूर कर दिया जाता है, तो एडेप्ट करना पड़ता है इस प्रकार से। फॉर एग्जांपल आप समझना, जब प्रोलॉन्ग ड्रॉट आ जाता है, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में शिफ्ट टू व्हाट, ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, एंड जो न्यू इरिगेशन टेक्निक्स है उसको इस्तेमाल करने की चालू कर देते हैं, है ना। ड्यूरिंग periods of prolonged drought, agricultural communities may shift to more drought resistant crops or adopt new irrigation टेक्निक्स। माइग्रेट भी कर सकते हैं यार। सो फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं जो साहिल रीजन है अफ्रीका के अंदर, इसने जो सीवियर ड्रॉट जो फास्ट मतलब एक तरह से जो फास्ट डिकेड में इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, इसके वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट का बढ़ना, दैट लीड्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल यार इन सर्च ऑफ व्हाट, वाटर एंड फर्टाइल लैंड। बिकॉज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट से जो रीजन है वो क्या हो जाता है, अनहेबिटेबल हो जाता है यार, अनइनहेबिटेबल हो जाता है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है। सो मजबूर कर देता है कि कम्युनिटीज़ को वहाँ से जाने में, माइग्रेट करने में टू दी फेवरेबल एरियाज। एग्जाम्पल के तौर पे दी साहिल रीजन ऑफ अफ्रीका हैज़ experienced severe droughts over the past few decades, leading to the displacement of millions of peoples in search of water and fertile land। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं यार, है ना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जो मसाई पीपल हैं ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, वो सेमी नोमैडिक मतलब लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनली, बट अब वो क्या हो चुके हैं भाई, अब मतलब इसमें क्या होता था कि एक तरह से पानी के सर्च में जाते थे, कैटल को चराते हुए चलते थे, है ना। बट अब उनमें चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास बदल सकता है यार। इन रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट, communities may change their social organization to better cope
with the challenges they face। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ सकते हैं यार, और क्या है हमारे पास जो कल्चरल प्रैक्टिस है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। आप समझना, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो एंडीज था उनके अंदर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स या फिर सेरेमनीज जो डेवलप्ड हुए हैं, माउंटेन डिटीज़ मतलब भगवान जो थे पर्वत वाले भगवान थे, है ना, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि रेनफॉल हो, डिजास्टर से प्रिवेंट हो। तो वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स यार। ओके, सो यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट दी पीपल्स ऑफ एंडीज have developed complex rituals and ceremonies to appease the mountain deities in the hope of ensuring adequate rainfall and preventing natural disaster such as avalanches and floods। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक बायोलॉजिकल एडप्टेशन देखने को मिले यार, कि हाई एल्टीट्यूड पॉपुलेशन वाले जैसे कि लोग हैं लाइक हिमालयाज़ के अंदर, एंडीज़ के अंदर, वहाँ पे जो हमारे पास मतलब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं। ऑल्सो जो आर्टिक रीजन में है दे है बॉडी इंसुलेशन या हायर मेटाबॉलिक रेट, स्पेशलाइज्ड बॉडी सर्कुलेशन पैटर्न, तो वो सब चीज़ें हैं। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो एक बायोकल्चर रिस्पॉन्स है टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन के सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन में। सो है ना, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी या फिर जो इंटेंसिटी है ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो समय के साथ वो बढ़ रहा है ना। सो उससे हमारे पास एक तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बढ़ रहा है, तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड इसके रिगार्डिंग हमारे पास पॉलिसीज़ बनाए जिससे हम क्या कर पाएँ, एक रेजिलियंस मतलब रेजिलियंस मेंटेन कर पाएँ टुवर्ड दिस क्लाइमेटिक इवेंट और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट, या फिर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं कम्युनिटीज़ को उसको रिड्यूस कर पाएँ। सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस अंडरस्टैंडिंग response and incorporating them into policy and planning can help build resilience and reduce the vulnerability of communities to the impact of climate change। सो इस प्रकार से मैंने इसे कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिस्क्राइब द बायोकल्चरल रिस्पॉन्स टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। तो हमने बताया कि बायोकल्चरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो ह्यूमन अपने आप को एडेप्ट कैसे कर रहा है बाय चेंजिंग द कल्चर, मतलब एक तरह से कल्चरली अपने आप को चेंज करने में, सोशली चेंज करने में, बायोलॉजिकली चेंज करने में, है ना। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज से ये क्या कर रहा है यार, एक तरह से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स को यहाँ पे बता रहा है
माइग्रेशन जो है, हमने सस्टेंसेंस के एग्जांपल मैंने बताया कि कैसे हमारे पास जो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है, बिकॉज जो पीरियड ऑफ मतलब प्रोलॉन्ग ड्रॉट में लोग क्या हो रहे हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट में क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेस मतलब न्यू इरिगेशन टेक्निक, जहाँ पे एक तरह से ड्रिप इरिगेशन की बात कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे कम पानी का यूज होता है, वेस्टेज ज़्यादा नहीं होता। सो वो हमारे पास इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, वो हमारे पास एक तरह से क्या है यार, ये सोशियो कल्चर और बायो कल्चर एडेप्टेशन ही तो है। माइग्रेशंस हो गए, लाइक साहेल रीजन से अफ्रीका से लोग भाग रहे हैं, बिकॉज अब यहाँ पे जो सीवियर ड्रॉट आ रहा है, डिस्प्लेस हो रहे हैं बहुत सारे लोग, सर्च ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज दे मे चेंजेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक दी मसाई पीपल जो सेमी नोमैडिक थे, बट अब वहाँ पे पानी अब क्या कर रहे हैं, एक तरह से वहाँ पे चीज़ें की कमी हो जा रही है, तो अब सेटल जहाँ पे नदियाँ वहाँ पे सेटल हो जा रहे हैं यार। ये कल्चर प्रैक्टिसेस में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब समझना कि जो कल्चर प्रैक्टिस है वो बताते हैं कि कैसे हमारे पास एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट से लोग मतलब बचने के लिए ये परफॉर्म करते थे। लाइक हमारे पास रिचुअल्स एंड सेरेमनीज की बात कर सकते हैं जो कि पीपल ऑफ एंडीज फॉलो करते हैं यार, कि उनके जो माउंटेन डिटीज हैं, जो भगवान है पर्वत के, वो हमारे पास नाराज ना हो, उससे रेनफॉल अच्छे से करें, नेचुरल डिजास्टर से उनको बचाएं, लाइक अवलांचेस एंड फ्लड्स। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात भी कर सकते हैं यार, है ना, लो ऑक्सीजन में जीने के लिए यहाँ पे अपने आप तो चेंज कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, बिकॉज हमको बायो कल्चरल बताना है, तो बायोलॉजिकल चीज़ें हमने बताई नहीं ना, तो बायोलॉजिकल चीज़ें तो बतानी पड़ेगी ना यार यहाँ पे। तो एक जो हमारे पास है माइग्रेशन को हटा सकते हो, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, बट हाँ आपको लिखना है नहीं लिखना आप हटा सकते हो, बस 3 चीज़ें बायो कल्चर वाली चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट बायोलॉजिकल एडाप्टेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे जो हाई अल्टीट्यूड populations of the Andes and the Himalayas have evolved physiological adaptation that allows them to live in low oxygen इन्वायरमेंट, ठीक है, ये बायोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया। सो हमने लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट जब हम अंडरस्टैंड करते हैं सब चीज़ें को, है ना, ये सब जो चेंजेस हैं जो बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं उनको, तो एक तरह से हमारे पास पॉलिसी बनाने में, प्लानिंग में हेल्प करता है यार, जिससे हम इनके जो रेजिलियंस है वो बढ़ा सकें, एंड एक तरह से जो वल्नरेबिलिटीज इन कम्युनिटीज़ को क्लाइमेट चेंज है उसको कम कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द बायोकल्चरल रेस्पॉन्स टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी क्या है। क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ डू मैरिज रूल्स इम्पैक्ट द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन। हमसे क्या पूछा गया है कि कैसे जो मैरिज रूल्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं जीन पूल किसी पॉपुलेशन का, वो हमको बताना है भाई। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ डू मैरिज रूल्स इम्पैक्ट द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन। सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे मैं मेंशनिंग दैट ये जो मैरिज रूल्स है ना, इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है यार जीन पूल पे। कैसे, बिकॉज दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन व्हाट, बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप्स के बीच में जो जेनेटिक फ्लो मटेरियल का फ्लो होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, मैरिज रूल्स। तो एक प्रकार से जीन पूल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एंड हमारे पास जब हम स्टडी करते हैं मैरिज रूल्स का एंड इनका जो रिलेशन है जीन पूल्स का, इस ये जो अप्रोच है बहुत सारी थ्योरीज से यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लाइक जो किनशिप सिस्टम, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, इनब्रीडिंग, उससे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट मैरिज रूल्स हैव अ significant impact on the gene pool of population as they regulate the flow of genetic material between individuals and groups।
ओके। सो अगर हमारे पास इसकी एक तरह से स्टडी करें तो कैसे समझ सकते हैं यार? पहले हम किनशिप सिस्टम से समझ सकते हैं। किनशिप सिस्टम से कैसे समझ सकते हैं भाई? ओके, जो किनशिप सिस्टम है डिटरमाइन व्हाट? डिटरमाइन द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल। किसके बेसिस पे? जीनियोलॉजिकल कनेक्शन के बेसिस पे। सो जो रिलेशनशिप है इन टर्न्स इन्फ्लुएंस मैरिज चॉइस, जिससे क्या होता है एक तरह से रिजल्ट होता है भाई, है ना, क्या होता है? जीन फ्लो का बिटवीन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं इन दी पैट्रिनियल सोसाइटीज वेयर डिसेंट स्ट्रेस थ्रू व्हाट? मेल लाइन। जो मैरिज होता है ना, इट इज ऑफन बिटवीन क्लोज रिलेटिव रिलेटेड टू व्हाट? लिमिटेड जीन पूल। एग्जाम्पल के तौर पे इन पैट्रिलिनियल सोसाइटीज वेयर descent is traced through the male line, marriage often occur between close relatives resulting in what? Resulting in a limited gene pool. तो किनशिप सिस्टम कैसे अफेक्ट करता है हमने देखा। हम मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पे फीमेल लाइन है। सो एक तरह से मैरिज क्या होता है? डिस्टेंट रिलेटिव्स के अंदर होता है। सो एक तरह से यहाँ पे डाइवर्स जीन पूल देखने को मिलते हैं यार, है ना। इन ऐसे बोल सकते हैं ऑन दी अदर हैंड इन दी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज marriage tend to occur between more distant relatives leading to more diverse gene pool. किनशिप सिस्टम में हमने देखा कैसे यहाँ पे जीन पूल को अफेक्ट करता है। उसके बाद हम एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी की बात कर सकते हैं यार, कि कैसे एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी से जीन पूल अफेक्ट होता है। है ना, एक तरह से आप यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम के अंदर है जो इंडिया के अंदर, वो क्या एंडोगेमस प्रैक्टिस है यार। सो यहाँ पे क्या होता है? लिमिट द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दैम। एंड जो एक्सोगेमस मैरिज होते हैं, इट प्रमोट्स व्हाट? इट प्रमोट्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय एंगेजिंग की जो जीन फ्लो हो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हो। endogamous practices within different caste limits the exchange of genetic material between them, and exogamous promotes genetic diversity. Conversely, marriages promotes genetic diversity. ओके,
तो हमने देखा कि जो एंडोगैमस है एंड एक्सोगैमस, जो एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी कैसे ये जीन पूल को अफेक्ट करता है वो हमने बताया यार। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि कैसे इन ब्रीडिंग से इन जीन पूल कैसे अफेक्ट होता है। ओके, इन ब्रीडिंग। तो एक तरह से यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो जो सोसाइटीज़ हैं लाइक विद स्ट्रिक्ट एंडोगैमस मैरिजेस, है ना, जहाँ पे कज़न मैरिज प्रैक्टिस होते हैं अरब एंड पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, वहाँ पे एक तरह से हायर रेट्स होते हैं यार इनब्रीडिंग का, एंड जिससे क्या होता है लीडिंग टू व्हाट, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड डिक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। सोसाइटीज विथ स्ट्रिक्ट एंडोगैमस marriage rules or those practicing cousin marriages such as कुछ अरब्स एंड पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ it may experience higher rates of inbreeding, leading to what? Leading to potential disorder and decrease in genetic diversity. ओके, सो ये हो गया भाई इनब्रीडिंग के बारे में, हमने कैसे इनब्रीडिंग अफेक्ट करता है। कुछ असर्टिव मैरिजेस भी होते हैं यार। असर्टिव मैटिंग मतलब एक तरह से जो रैंडम मेटिंग होता है इंडिविजुअल का सर्टेन ट्रेड्स के ऊपर, हमारे पास लाइक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल स्टेटस, एथनिसिटी, एक तरह से क्या करता है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन ट्रेड विद इन द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे सोसाइटीज़ जो कि प्रीफर करते हैं मैरी पार्टनर ऑफ सिमिलर स्टेटस, जो जीन पूल होता है मे बिकम स्ट्रेटिफाइड विथ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट, है ना, वहाँ पे कॉमन हो जाते हैं यार। तो इसका भी हम बात कर सकते हैं दैट असर्टिव मैरिजेस, बट हाँ इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ वी कैन मेंशन दैट असर्टिव मैरिजेस हमारे पास कैसे अफेक्ट करते हैं जीन पूल को। एग्जांपल से बताएंगे कि इन सोसाइटीज वेयर इंडिविजुअल प्रेफर टू marry partners of similar social status, the gene pool may become stratified with certain genetic trait becoming more common in specific social groups. सो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कैसे सब चीज़ जो है जीन पूल को अफेक्ट कर रही है। मैरिज रेगुलेशंस कैसे, मतलब मैरिज वाली थिंग्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं जीन पूल को। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि ना ये जो तरह से मैरिज रूल्स का बहुत क्रूशियल रोल रहा है इन शेपिंग द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन यार, है ना। सो इसकी जब स्टडी करते हैं रूल्स हैं हमारे पास, इनका इम्पैक्ट को जेनेटिक डाइवर्सिटी में बहुत एसेंशियल हो जाता है कि हम समझें ह्यूमन इवोल्यूशन को, इससे हम समझ सकते हैं, है ना। सो अंडरस्टैंडिंग दिस रूल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल बिकॉज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इवोल्यूशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड जो डायनामिक्स है कल्चर एंड सोशल चेंज का। सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस द स्टडी ऑफ these rules and
their impact on genetic diversity is essential for understanding human evolution, population genetics, and the dynamics of cultural and social change। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। सो क्वेश्चन क्या था यार, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, बता दो 3 पॉइंट, देखो 4 पॉइंट हमें बताया तो 3 पॉइंट कर दो, छोटा करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एकदम स्ट्रिक्ट 100 250 200 वर्ड ये नहीं करने वाले यार, मैं ये समझने वाले हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा कंटेंट भी रखना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ PYQs लिख नहीं रहे हैं, हम एक प्रकार से हमारे जो मैटर है, जो कि EVS के क्वेश्चन से एक सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे मटेरियल रेडी कर रहे हैं, फोल्डर रेडी कर रहे हैं फॉर दी आने वाले क्वेश्चन यार। तो क्वेश्चन नंबर C क्या था, हाउ डू मैरिज रूल्स इंपैक्ट द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन। तो हमने बताया कि मैरिज रूल्स कैसे अफेक्ट करते हैं यार, ये जो फ्लो है जेनेटिक मटेरियल का उसको अफेक्ट करते हैं बिटवीन दी इंडिविजुअल एंड दी ग्रुप, उस प्रकार से क्या करते हैं जीन पूल में जो जेनेटिक जीन पूल को इंपैक्ट करते हैं। सो हमने बताया कि जब हम स्टडी करते हैं मैरिज रूल्स को एंड जीन पूल को, तो सबसे पहले कैसे स्टडी कर सकते हैं, किनशिप सिस्टम से। जो हमारे पास मैट्रिलिनियल सोसाइटीज है जिनमें क्लोज रिलेटिव्स के अराउंड क्या होते हैं, मैरिजेस होते हैं, उससे लिमिटेड जीन पूल होता है। बट जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हम बात करें तो वहां पे क्या होता है, डिस्टेंट रिलेटिव्स के अंदर मैरिजेस होते हैं, तो एक डाइवर्स जीन पूल देखने को मिलता है। दूसरा हमने बताया कि जो एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी का जो रोल है जीन पूल को रेगुलेट करने में, हमने बताया कि कास्ट सिस्टम जो इंडिया के अंदर इट इज स्ट्रिक्ट एंडोगैमस प्रैक्टिस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, लिमिटेड एक्सचेंज देखने को मिलता है यार जेनेटिक मटेरियल का। सो एक तरह से अगर हम बात करें ऐसे सोसाइटी जहाँ पे एक्सोगैमस मैरिजेस को प्रमोट किया जाता है, उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इन ब्रीडिंग का इफेक्ट की बात करें जीन पूल पे, तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे सोसाइटीज होते हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट एंडोगैमस प्रैक्टिसेस होते हैं, या फिर ऐसे सोसाइटीज जिनमें कजन मैरिज बहुत देखने को मिलता है, लाइक कुछ अरब सोसाइटीज है, कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटीज है, तो उनमें क्या होगा भाई, हायर रेट ऑफ इनब्रीडिंग देखने को मिलता है, एंड जिससे वहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के चांसेस ज्यादा होंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगा। तो ये हमने देखा। ऑल्सो जो असर्टिव मैरिज है, असर्टिव मैरिज का मतलब क्या है भाई, इट इज दैट इज नॉन रैंडम मैटिंग, ठीक है, रैंडम मैटिंग नहीं है, असर्टिव मैरिज इज रैंडम मैटिंग नहीं होना, मतलब कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में, कुछ फिजिकल सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वाले, सेम सोशल स्टेटस वाले, सेम एथनिसिटी वाले जब आपस में मैरिज करते हैं, तो से एंडोगैमी टाइप का ही है, बट हाँ जब आपस में मैरिज करते हैं तो हमारे पास जो जीन पूल है वो स्ट्रेटिफाइड हो जाता है यार। स्ट्रेटिफाइड मतलब समझना, कुछ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट कॉमन होते हैं कुछ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप में, तो ये हमारे पास इस प्रकार से क्या कर रहा है, असर्टिव मैरिजेस जो है वो जीन पूल को अफेक्ट कर रहा है। सो इन कंक्लूजन जरूरी क्या था भाई, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं ये रूल्स को एंड उनका इंपैक्ट को जेनेटिक मटेरियल पे, उनके इंपैक्ट को क्यों स्टडी कर रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी के, बिकॉज हमको समझना है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, हमको समझना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स काम कैसे करता है, जो डायनामिक्स है कल्चर या फिर सोशल चेंज को उसको समझने के लिए हमको जो मैरिज रूल्स कर रहे हैं इंपैक्ट को समझना बहुत जरूरी है जीन पूल के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्या है, हाउ कैन सिनर्जाइजिंग द कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी री इनवोगरेट्स द होलिस्टिक स्पिरिट ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्या है भाई, ये री इनवोगरेट्स है, री इन सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, हाउ कैन सिनर्जाइजिंग द कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी री इनवोगरेट्स द होलिस्टिक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। सो यहाँ पे हमारे पास बात किसकी करनी है कि देखो, एक तरह से जब हम क्या करते हैं, सिनर्जाइज करते हैं जो कोर ब्रांचेस है, तो एक तरह से जो होलिस्टिक स्पिरिट है उसको रीइनोग्रेट्स कर सकता है। कैसे, बाय प्रमोटिंग व्हाट, बाय प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को प्रमोट कर सकता है, जो कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में जो कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज है उसको एड्रेस कर सकता है। यार एक तरह से हमारे पास जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है उसके कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प कर सकता है। एंड 4 जो कोर ब्रांचेस एंथ्रोपोलॉजी के वो कौन कौन से हैं, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जा सकता है ना। हमारे पास जो सोशल कॉम्प्लेक्स इशूज है उसको एड्रेस किया जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लाया जा सकता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का। सो
invigorate the holistic spirit of discipline by promoting interdisciplinary collaboration, addressing complex social issues and fostering a comprehensive understanding of human experiences. तो इस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ हमारे पास एक तरह से ये इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन कैसे लाता है वो हम बताएं कि 4 मेन ब्रांचेस कौन कौन से। पहले तो ये तो बताते हैं यार, जो 4 कोर ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से हैं। दी 4 कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड सोशियो-कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो पहले तो हम बात करेंगे कैसे एक तरह से ऑलराउंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को कैसे समझने में हेल्प करते हैं इवोल्यूशन को, कल्चर वेरिएशन। तो पहले तो हम बताएंगे भाई इंटरडिसिप्लिनरी जो कोलैबोरेशन लाता है ये, जब हम क्या करते हैं है ना, सिनर्जाइज करते हैं कोर ब्रांचेस को, तो किसी इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन लाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, दे कैन कोलैबोरेट टू अंडरस्टैंड व्हाट, जो हेल्थ या फिर न्यूट्रिशन था एंशिएंट पॉपुलेशन का, उसको समझने के लिए। वाइल अगर सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करते हैं तो हम एनालाइज कर सकते हैं जो लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे एंड जो कल्चरल प्रैक्टिसेस आज हो रहे हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ के अंदर, उसको हम समझ सकते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे आर्कियोलॉजिस्ट and biological anthropologist can collaborate to understand the health and nutrition of ancient population। है ना, एक तरह से कैसे एड्रेस कर सकते हैं सोशल एंड जो कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज है उनको, जब डिफरेंट फील्ड के, जब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को हम इंटीग्रेट करते हैं तो सो इट कैन, उसकी बात करेंगे एड्रेसिंग दी कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज, है ना, बाय इंटीग्रेटिंग द कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। है ना, एक तरह से जो हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या करता है, सोशल इश्यूज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प करता है। एग्जांपल के तौर पे जब हम स्टडी करते हैं जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का ऑन हू, वन इंडिजिनस कम्युनिटीज़, है ना, और अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट सोशल, इकोनॉमिक या फिर हेल्थ या फिर कल्चर इम्प्लीकेशन समझ सकते हैं इन्वायरमेंट का। सो when studying the impact of climate change on
indigenous communities and integrated approach can help anthropologists understand the social, economic, health and cultural implication of environmental changes ओके। और क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास सिनर्जाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बिन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को, तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन में भी हेल्प हो सकता है यार। कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन में कैसे हेल्प होगा वो बताते हैं हम। आप समझना, कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन के तौर पे अगर समझते हैं कि जो स्टडीज़ हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे जो स्टडीज़ हैं, लाइक जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का ऑन इंडिजिनस कल्चर, है ना, कैन बी एनरिच कैसे, बाय इनकॉर्पोरेटिंग डाटा फ्रॉम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी अलॉन्ग विथ व्हाट, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। Studies on the impact of globalization on indigenous cultures can be enriched by incorporating data from biological anthropology, archaeology and linguistic anthropology. Along with what, sociocultural anthropology. तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन में हेल्प करता है ना। एक तरह से आप समझना, जब हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को एक तरह से सिनर्जाइज करते हैं, तो एक तरह से हमारे पास ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल की इतनी बात नहीं, आप समझना कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिलता है स्टूडेंट को, है ना, कि वो इशूज़ को समझे, है ना, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, उसको समझें यार। तो वो सब हम बता सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट हाँ ठीक है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जब सिनर्जाइज करते हैं कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हमारे पास क्या, सोशियो कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड आर्कियोलॉजी, जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एक होलिस्टिक स्पिरिट डिसिप्लिन का हमको उभर के आता है। सो दस जो इंटीग्रेशन है, इट प्रमोट्स व्हाट, जो हमने बताया, एक कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है, एड्रेस करता है सोशल कॉम्प्लेक्स सोशल इशूज को, फोस्टर करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, है ना। दस इसको हम बोल सकते हैं, दस सिनर्जाइजिंग द कोर branches of anthropology is crucial for reinvigorating the holistic spirit of the discipline. Okay. तो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था यार, क्वेश्चन था हाउ कैन सिनर्जाइजिंग द कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी री इन्वोगरेट्स द होलिस्टिक स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन।
ना। रीइनवोगरेट्स का मतलब नया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो हमने बताया कि इट कैन लीड्स टू व्हाट, इट प्रमोट्स इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, एड्रेस करता है कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज को, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। 4 कोर ब्रांचेस कौन कौन से हैं यार? सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो इसने क्या क्या प्रमोट किया? जब हम सबको एक साथ जोड़ते हैं, सिनर्जाइज करते हैं, तो एक इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन कैसे प्रमोट करता है? एग्जांपल दिया कि जब हम आर्कियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपस में कोलैबोरेट करके जब काम करेंगे करते हैं, तो हमारे पास जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हम एंशिएंट पॉपुलेशन को समझ सकते हैं यार। ऑल्सो अगर हमारे पास जो सपोज करो कि अगर हमारे पास सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम जो एनालाइज कर सकते हैं लैंग्वेज जो यूज़ किए जाते हैं, उनका जो कल्चरल प्रैक्टिस है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से, वो समझ सकते हैं। ऑल्सो एक तरह से जब हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को जोड़ते हैं, तो एक तरह से जो सोशल इशूज़ हैं वो यहाँ पे हमारे पहले एड्रेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम स्टडी करते हैं इम्पैक्ट ऑफ व्हाट क्लाइमेट चेंज, तो एक तरह से हमारे पास क्या समझ आता है यार? एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच बना सकते हैं जो कि कम्युनिटीज़ को हेल्प करेगा इन देयर सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड कल्चरल इम्प्लीकेशन जो उनको देखने को मिल रहे हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के वजह से। ऑल्सो एक तरह से जब हम सिनर्जाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो 4 फील्ड हैं, जैसे सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जब हम जोड़ते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन में भी हेल्प करता है यार। बिकॉज फॉर एग्जांपल हमने बात की अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, क्या जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का इंडिजिनस कल्चर पे, वो हम उसको एनरिच कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग वर्ड जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जो नॉलेज है, जो आर्कियोलॉजी की जो नॉलेज है, जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की जो नॉलेज है, जो सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की जो नॉलेज है, उसमें जोड़ेंगे तो एक तरह से उसको भी एनरिच कर सकते हैं। जो इंडिजिनस कल्चर पे जो इम्पैक्ट है उसको एक तरह से एनहांस कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। सो इन कंक्लूजन और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक इट ऑल्सो हेल्प इन फोस्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर, बिकॉज एक इनोवेटिव एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च को समझने में जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में इवोल्यूशन हुआ कैसे होगा, कल्चरल वेरिएशंस आए कैसे होंगे, उसको समझने में भी हेल्प करता है। एंड हमारे पास जो सोशल इशूज हैं उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। सो इन प्रकार से हमने बताया यार, आंसर को कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट सिनर्जाइज जब करते हैं कोर ब्रांचेस को, तो रीइनवोगरेट्स मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो होलिस्टिक स्पिरिट है इस एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन की। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दी सिनर्जाइजिंग द कोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यार देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना कभी कभी आते हैं तो ज़्यादा नहीं समझने का कि यार क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं समझ आ रहा है, हाँ, बट हाँ अपने को समझना है कि पेपर वन में जो हमारे पास शुरुआत वाला जो पार्ट है उससे एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं यार, तो ये समझना है। और वहाँ पे जो 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट उसके रिगार्डिंग हमको आंसर प्रिपेयर रखना है, इसके ऊपर तो रखना ही रखना है, बट हाँ और भी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वहाँ पे उसके रिगार्डिंग आंसर प्रिपेयर रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च इन ह्यूमन वेलफेयर। हमारे पास एप्लीकेशन की बात करनी है ह्यूमन जीनोमिक्स का, ह्यूमन वेलफेयर पे लिए क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट जो ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च है हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की फील्ड में, फॉरेंसिक की मीन फील्ड में। सो एक तरह से सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन रहा है भाई हमारे पास इवोल्यूशन को समझने में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, या फिर जो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी इंडिविजुअल को वेरियस कॉन्टेक्स्ट के लिए। सो स्टार्ट करेंगे दी आंसर को। क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च इन ह्यूमन वेलफेयर। सो ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च हैज न्यूमरस application in human welfare, particularly in the field of medicine, है ना, एंथ्रोपोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड फोरेंसिक्स, है ना। सो की एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो मेडिसिन हेल्थ केयर में क्या क्या एप्लीकेशन हैं यार। सो मेडिसिन हेल्थ के फील्ड में क्या है यहाँ पे यूजफुलनेस हो सकता है, बिकॉज जो ह्यूमन जेनेटिक्स है यार,
हमारे पास है ना जो अंडरस्टैंडिंग है जेनेटिक डिसीजेस की या फिर डेवलपमेंट है जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का या फिर टारगेटेड थेरेपीज में भी हेल्प कर सकता है ये ह्यूमन जीनोमिक्स। बहुत सारे हमारे पास बीमारियां हैं लाइक कैंसर, डायबिटीज़, अल्जाइमर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इनमें इसका एक तरह से डायग्नोस्टिक एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में इसका सिग्निफिकेंस रहा है यार, है ना। Human genomic research has revolutionized our understanding of genetic diseases, enabling the development of personalized medicine and targeted therapies। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं अबाउट जो आइडेंटिफिकेशन है BRCA1 एंड BRCA2 जीन का, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर एंड, है ना। एक तरह से जेनेटिक टेस्टिंग जहाँ पे हुई थी, यहाँ पे जो काउंसलिंग है वुमेन विद फैमिली हिस्ट्री ये जरूरी है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ भाई, ये आइडेंटिफाई हुआ ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च से। The identification of associated with an increased risk of breast and ovarian cancer has allowed for genetic testing and counseling for women with what family history of this cancer। ये हो गया। अगर हमारे पास समझें कि जो जेनेटिक रिसर्च हुए हैं ह्यूमन जीनोमिक्स के अंदर, उसने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन इवोल्यूशन की एंड माइग्रेशन, उसमें भी हेल्प किया यार। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन कैसे, जो जीनोमिक रिसर्च रहे हैं has provided valuable information about the evolutionary history of humans, their migration pattern, या फिर जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे जो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस है ना, जो कि मानता है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं अफ्रीका में ओरिजिनेट किए होंगे, है ना, फिर माइग्रेट किए होंगे। इट इज सपोर्टेड बाय व्हाट, इट इज सपोर्टेड बाय जेनोमिक एविडेंसेस।
has been supported by genomic evidences। तो यहाँ पे ये बताया हमने ह्यूमन जीनोम का इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग दी इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन। ऑल्सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी हमारे पास जीनोमिक रिसर्च का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या रोल रहा है, बिकॉज जो जीनोमिक्स रिसर्च है हैज अलाउड साइंटिस्ट टू स्टडी व्हाट जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन एंड बिटवीन पॉपुलेशन। allowed scientists to study the genetic diversity within and between population। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं जो स्टडीज़ हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी का अमोंग द इंडियन पॉपुलेशन हैव रिवील्ड दैट हमारे पास एक डिस्टिंक्ट जेनेटिक लीनिएज है ना, सजेस्टिंग अ कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन हिस्ट्री विथ व्हाट मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेशन एंड एडमिक्सचर इवेंट। हिस्ट्री, ठीक है, विथ मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेशन। तो इस प्रकार से हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंट रोल लाइक इन डीएनए एनालिसिस। हमारे पास जो 9/11 वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर पे जो अटैक हुए थे उसका जो डीएनए एनालिसिस हुआ, तो यहाँ बताया कि जो थाउजेंड्स ऑफ जो बोन फ्रेगमेंट थे यार, वो उनसे जो मिसिंग इंडिविजुअल्स थे उनको पता लगाया गया। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम बता सकते हैं। सो इन कंक्लूजन जो ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च है इसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशन रहा है यार ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, है ना, डिफरेंट फील्ड्स में यहाँ पे इसके यूजेस रहे हैं, एप्लीकेशंस रहे हैं लाइक इन मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, फॉरेंसिक। सो जरूरत क्या है, कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस हम इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसीज को, ह्यूमन इवोल्यूशन को, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को एक तरह से इंप्रूव करने में हेल्प करता है और अंडरस्टैंडिंग एंड अपने आप को समझने में हेल्प करता है। ऑल्सो एक जो दुनिया के अच्छा प्लेस बनाने में हेल्प करता है। सो दस कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस दिस नॉलेज has the potential to improve medical care, inform public health policy, and address various social and ethical issues related to human genetics।
तो इस प्रकार से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोमिक्स, ओके, किसके ऊपर? रिसर्च इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन है भाई, एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की फील्ड में, फोरेंसिक साइंस की फील्ड में। सो हमने बताया कि देखो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में क्या मतलब यूज रहा है ह्यूमन जीनोमिक्स का। तो हमने बताया एक तरह से जो जेनेटिक डिसीजेज है उनको समझने में हेल्प किया है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जो पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने की बात जो करते हैं, टारगेटेड थेरेपीज जो करते हैं उसको बनाने के लिए उसमें ह्यूमन जीनोमिक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फॉर एग्जांपल हमने बात की जो आइडेंटिफिकेशन था BRCA1 एंड BRCA2 जीन का, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है भाई? ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के साथ। उसको समझने के लिए, उसको पता लगाने के लिए ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है यार, जिससे हमने क्या किया, एक तरह से जेनेटिक टेस्टिंग अलाउ की, जिनका फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव था उनके अंदर काउंसलिंग करना क्या चाहिए बचने के लिए। सो ये हमारे पास कैसे हो पाया? ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च से हो पाया। ऑल्सो ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च ने हमको समझने में हेल्प किया कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ कैसे होगा, ह्यूमन माइग्रेशन पैटर्न हुए कैसे होंगे। पहले एक एग्जांपल के तौर पे हमने बताया कि जो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस है, मतलब जो मॉडर्न मैन है वो अफ्रीका से है ना कहाँ माइग्रेट किए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो माइग्रेट किए होंगे, इससे सपोर्ट कौन करता है यार? जो जीनोमिक एविडेंसेस मिले हैं जीनोमिक रिसर्च के अंदर वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हमारे पास जीनोमिक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है टू अंडरस्टैंड जेनेटिक डाइवर्सिटी यार विद इन एंड बिटवीन दी पॉपुलेशन। कैसे? हमने देखा कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी था इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो हमारे पास सजेस्ट करता है कि कॉम्प्लेक्स माइग्रेशन पैटर्न हुए होंगे, बहुत सारे वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुए होंगे, है ना, बहुत सारे हमारे पास एडमिक्सचर इवेंट हुए होंगे, बिकॉज जो डिस्टिंक्ट जेनेटिक लीनिएज है हमारे पास इंडियन सोसाइटी के अंदर, इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, वो बता रहा है ये कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन हिस्ट्री को। सो ये कहाँ से समझ आया हमको? ये हमको समझ आया ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च से। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में भी रोल है, लाइक फॉर एग्जांपल डीएनए एनालिसिस की बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यार। इन कंक्लूजन हमने बताया कि जो ये नॉलेज है ऑफ जीनोमिक रिसर्च वो हमको हेल्प करता है टू इम्प्रूव दी मेडिकल केयर, है ना, एक तरह से पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में हेल्प करता है कि कैसे हमको बनाना चाहिए। ऑल्सो जो सोशल एंड एथिकल इशूज़ हैं उसको भी एड्रेस करने में हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं यार रिगार्डिंग ह्यूमन जीनेटिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दी ह्यूमन जीनोमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस रहा है इन इंप्रूविंग दी ह्यूमन वेलफेयर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? हाउ हैव इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चेंज फ्रॉम क्लासिकल टू कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट। जो इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है क्लासिकल से टेम्परेरी राइटिंग में कैसे बदला, ये हमको बताना है भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। क्वेश्चन क्या है यार हमारे पास? हाउ हैव इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चेंज फ्रॉम क्लासिकल टू कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो इवोल्यूशन हुआ है ना, हमारे पास ये बोल सकते हैं जो इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन डाटा है एक तरह से सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यार एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट के अंदर, इनकी जो राइटिंग्स थी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट दी इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ data have undergone significant transformation from classical to contemporary writings in anthropological texts, and this evolution can be attributed to various factors that lead to this transformation. इसमें हमारे पास पहले क्या है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं वो है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो आज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं दे यूज सॉफ्टवेयर लाइक जो नेवी वो फॉर क्वालिटी डाटा एनालिसिस,
या फिर ArcGIS का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्पेशल एनालिसिस। वो क्या किया, एक तरह से जो इंटरप्रिटेशन था कॉम्प्लेक्स डाटा का, उसका एक तरह से है ना हेल्प किया है उसमें यार। जो हमने बता सकते हैं कि देखो भाई, जो हमारे पास क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट थे वो लार्जली क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन थे या फिर बेसिक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस थे। बट जो आज के ज़माने में जो कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजी के जो चीज़ें हैं वो एक तरह से एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से हमको देखने को मिला यार। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो थे डाटा एनालिसिस के लिए, है ना, उनकी वजह से हमारे पास एनालिसिस देखने को मिला। जीआईएस मैपिंग में एनालिसिस देखने को मिला, या फिर जो डिजिटल विजुअलाइजेशन टूल्स थे उसकी वजह से हमारे पास एनालिसिस देखने, मतलब एक तरह से क्या देखने को मिला, एडवांसमेंट की वजह से हमारे पास बदलाव देखने को मिला यार। ओके, सीधा एग्जांपल दे दे कि यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये बता सकते हैं कि जो टूडेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन यूज सॉफ्टवेयर्स like Nevivo for qualitative data analysis and ArcGIS for spatial analysis, which aid in the interpretation for complex data sets। तो ये हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थे उसने कैसे हेल्प किया यार, है ना। इसके बाद हम बात कर सकते हैं जो चेंजेस आए हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर, उसके वजह से भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है जो एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें। चेंजेस इन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, है ना, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट प्रीवियसली यहाँ पे माना जाता था कि जो किनशिप स्टडीज़ हैं दे आर प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हाट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, है ना, मतलब एक तरह से मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर के लिए ही किनशिप सिस्टम बनाया गया था। बट आज क्या माना जाता है कि जो किनशिप स्टडीज़ है ना, एक तरह से ये फेमिनिस्ट या फिर क्वीन और क्वेयर जो हमारे पास पर्सपेक्टिव है, लाइक हमारे पास जेंडर, पावर, एजेंसी, है ना, किनशिप रिलेशनशिप में इसको भी आज देखता है ये। तो एक तरह से क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी तो दैट इज लार्जली डोमिनेटेड बाय व्हाट फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, इवोल्यूशनरिस्ट। बट जो आज के ज़माने के जो कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, है ना, वहाँ पे वो इंटरप्रेटिव, फेमिनिस्ट, क्रिटिकल थ्योरीज पे ध्यान देते हैं यार। Previously, kinship studies were primarily based on structural functionalist theories, focusing on the role of kinship in maintaining social order, बट आज अगर हम बात करें, आज जो किनशिप स्ट्रक्चर है, नए स्टडीज़ क्या बताती हैं, है ना, ऑफन आज के ज़माने की जो स्टडीज़ है, इट इनकॉर्पोरेट व्हाट, इनकॉर्पोरेट फेमिनिस्ट एंड क्वीर पर्सपेक्टिव, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ आती हैं, लाइक एक्सप्लोरिंग इशूज ऑफ जेंडर, पावर, एजेंसी,
इनकी रिलेशंस। तो ये हमने देखा चेंजेस इन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। ऑल्सो जो इन्फ्लुएंसेस हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के वो भी हम बता सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म ने एक तरह से कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजी को भी यहाँ पे क्या किया है यार, इम्पैक्ट किया है। लाइक हमारे पास जो अथॉरिटी है ना, जो ऑब्जेक्टिविटी है एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज की, उसकी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जो क्लिफर्ड गिब्स का जो थिक डिस्क्रिप्शन वाला जो अप्रोच है, इट एम्फेसाइज ऑन व्हाट, इट एम्फेसाइज ऑन इंटरप्रिटिंग दी कल्चरल सिंबल्स, है ना, उनकी जो मीनिंग है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प करते हैं, रादर देन एक सिंगल ऑथोरिटेटिव इंटरप्रिटेशन के बजाय। ठीक है, सो ये हम बता सकते हैं यार। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें चेंजेस आए हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेजेस हैं, है ना, जो अथॉरिटी है उसमें चेंजेस आए हैं। क्लिफर्ड गिब्स थिक डिस्क्रिप्शन अप्रोच emphasize the importance of interpreting cultural symbols and meanings from multiple perspectives rather than imposing a single authoritative interpretation। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन्फ्लुएंस की बात की कि कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म ने भी चेंजेस लाए हैं एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट एथिकल कंसिडरेशन यार। एथिकल कंसिडरेशन के अंदर जैसे कि जो कोलैबोरेटिव एथनोग्राफीज हैं, दे इन्वॉल्व व्हाट रिसर्चर्स वर्किंग अलोंग साइड कम्युनिटी मेंबर, जिससे एक तरह से वो क्या करते हैं, नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, को प्रोड्यूस नॉलेज, एंड ऑल्सो इंश्योर करते हैं कि रिसर्च जो है वो कम्युनिटी को बेनिफिट करे। तो हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे फैक्टर जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट के अंदर, क्लासिकल से कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर जो चेंजेस आए वो इन वजह से हो सकते हैं यार। alongside community members to co-produce knowledge and ensure the research benefit the community। ओके, सो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें लाइक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी एक तरह से हमारे पास हेल्प करता है इन चेंजिंग दी, एक तरह से इसने भी चेंजेस लाए हैं। सो कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन था या फिर प्रेजेंटेशन डाटा था उसका एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है यार, है ना, बिकॉज ऑफ दी बहुत सारे फैक्टर्स लाइक हमने देखा कि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्यू टू चेंजेस इन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, जो इन्फ्लुएंस है पोस्ट मॉडर्निज्म का। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस दिस डेवलपमेंट हैव एनरिच्ड एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज एंड प्रोवाइड मोर नुआंस, ऐसे बोल सकते हैं कॉन्टेक्चुअल या फिर इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। Thus
provided more nuanced, contextual and inclusive interpretation of डाटा। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाउ हैव इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चेंज फ्रॉम क्लासिकल टू कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स इन एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट। सो हमने बताया कि देखो भाई, जो एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्सेस हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है कंटेम्प्रेरी टाइम्स के मुकाबले। आज मतलब क्लासिकल टाइम्स के मुकाबले आज देखें तो जो फैक्टर्स इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं उसमें हम बात कर सकते हैं बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यार, है ना। जो हमारे पास जीपीएस है ना, जो डाटा एनालिसिस टूल्स हो गए, है ना, हमारे पास डिजिटल विजुअलाइजेशन टूल्स हो गए, वो हमारे पास एक तरह से क्या लाया है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स के अंदर उनका जो प्रेजेंटेशन था फिर इंटरप्रिटेशन था। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आज यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर लाइक एनवीवो, है ना, ArcGIS एक तरह से, एनवीवो फॉर क्वालिटेटिव डाटा एंड ArcGIS फॉर स्पेशियल एनालिसिस, वो एक तरह से प्रेजेंटेशन एंड हमारे पास रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस लाए हैं। ऑल्सो जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में जो चेंजेस आए हैं, लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज जो है, पहले किनशिप के जो थी वो एक तरह से सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करती थी, बट अब जो इवॉल्व हुआ है किनशिप स्टोरीज, जो किनशिप स्टडीज हैं वो एक तरह से इंकॉर्पोरेट करते हैं जो फेमिनिस्ट एंड जो क्वेयर पर्सपेक्टिव है, जो कि मांग करते हैं कि जो किनशिप सिस्टम होगा इट इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग जेंडर, पावर एंड एजेंसी वाली चीज़ों के लिए। ऑल्सो जो इन्फ्लुएंस है पोस्ट मॉडर्निज्म का, वो भी हमारे पास एक तरह से प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को अफेक्ट किया है यार। फॉर एग्जांपल इसने जो ऑथोरिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल जो नॉलेज था उसको चैलेंज किया, है ना। कैसे? हमने एग्जांपल दिया अबाउट क्लिफर्ड गिल्स का जो थिक डिस्क्रिप्शन था, जहाँ पे इन्होंने कल्चरल सिंबल्स को इंटरप्रेट करना सिखाया, है ना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, रादर देन इम्पोजिंग अ सिंगल ऑथोरिटेटिव इंटरप्रिटेशन। ऑल्सो जो एथिकल कंसिडरेशंस है वो हमने बताया कि जो कोलैबोरेटिव एथोग्राफीज थे कैसे उन्होंने एक तरह से को प्रोड्यूस नॉलेज, मतलब डिफरेंट नॉलेज को एक तरह से, है ना, प्रोड्यूस किया, है ना, इससे हमारे पास रिसर्च बेनिफिट करे कम्युनिटी, इसको भी इंश्योर किया। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास चेंजेस तो आए हैं यार, एक तरह से बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस तो किया है हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन डाटा है वो अफेक्ट हुआ है, सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, इवॉल्व हुआ है सिग्निफिकेंटली क्लासिकल से कंटेम्प्रेरी टाइम से। बहुत सारे कारण के वजह से हमने कारण देख लिए, बट हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उन्होंने क्या किया, जो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज है उसको तो एनरिच किया ही किया, एंड एक तरह से जो नुआंस एंड कॉन्सेप्चुअल या फिर इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा प्रोवाइड किए हैं यार। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग पार्ट 2 और पार्ट 2 ऑफ व्हाट, पार्ट 2 ऑफ सेक्शन बी, है ना, और पेपर 1।